ये चार्ट दिखाता है नोकिया, सैमसंग और एप्पल के मार्केट शेयर को 2007 से 2018 तक। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि नोकिया, जिसका मार्केट शेयर एक टाइम पे 50% से ऊपर था, वो गिर के 2013 तक सिर्फ 3.1% पर आ गया। अब इस चार्ट को देख के ये जानने की चुल तो आपको भी हुई होगी कि भाई साहब आखिर नोकिया के साथ हुआ क्या। लेकिन मेरे अंदर ये जानने की चुली कि क्या नोकिया के डाउनफॉल के पीछे एप्पल और सैमसंग का हाथ है या नोकिया के खुद का। आओ जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर वीक 2 बार इस चैनल पे ऐसे ही इंटेलेक्चुअल चुल जगाने वाली वीडियोस आती रहती हैं। तो नोकिया की कहानी शुरू होती है जब दो सज्जन फेडरिक और लियो ने मिलके फिनलैंड के एक शहर में अपनी पल्प फैक्ट्री लगाई। और इस फैक्ट्री का नाम 1871 तक भी नोकिया नहीं था। 1871 के बाद इन दोनों सज्जनों ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके रखा नोकिया, जो कि उनके शहर पे बेस था। अब इस शहर के अंदर ना हाइड्रो पावर जनरेशन के काफी रिसोर्सेज थे और ये कंपनी धीरे धीरे हाइड्रो पावर जनरेशन के बिजनेस में आई और 1902 में इस कंपनी ने अपनी बिजली बनानी शुरू कर दी। फिर 1967 तक इनका बिजनेस, इनका धंधा जो कि था पल्प और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अच्छा खासा चलता रहा। इसके बाद 1967 में उसी एरिया की 3 कंपनियों ने मिलकर बनाई नोकिया कॉर्पोरेशन, जिसमें नोकिया जो पल्प और इलेक्ट्रिसिटी बना रही थी वो थी, एक रबर बनाने की फैक्ट्री थी जिसका नाम था फिनिश रबर वर्क्स, और एक केबल बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था कापेलेटर्स। अब ये प्रोनाउंसिएशन जो है बड़ी मुश्किल से है, तो भाई साहब मुझे तो यही मिली और मैं यही प्रोनाउंस कर सकता हूं। किसी को सही लग रही हो, गलत लग रही हो, तो ये स्पेलिंग अपने आप घर में कर लेना। खैर, इन तीनों कंपनियों ने मिलकर बनाई नोकिया कॉर्पोरेशन और 1970 में ये कंपनी एंटर करती है नेटवर्किंग और रेडियो कंपोनेंट इंडस्ट्री में और फिनलैंड की मिलिट्री के लिए कंपोनेंट्स बनाने लगती है। अब ऐसे कौन से कंपोनेंट्स? 1983 में सेनोमेलाइट M90, जो कि एक कम्युनिकेटर था, और इसके साथ साथ नोकिया प्रोफेशनल मोबाइल रेडियोज, टेलीफोन स्विचेस, कैपेसिटर्स और केमिकल भी बना रहा था मिलिट्री के लिए। फिर 1977 में कारी नाम के एक सज्जन इस नोकिया कॉर्पोरेशन के सीईओ बने और इन्होंने आते ही पूरी कंपनी का नक्शा चेंज कर दिया। इन्हीं की लीडरशिप में 1981 में नोकिया कॉर्पोरेशन ने एक्वायर करी एक कंपनी जिसका नाम था मोबिरा, और यही कंपनी होने वाली थी नोकिया के टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस की नींव। और इसी के साथ इन्होंने 1981 में लॉन्च कर दिया नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन NMT सर्विस, जो कि वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल सेल्यूलर नेटवर्क था। और इसके बाद से ही इंटरनेशनल रोमिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसके बाद 1982 में इन्होंने पहला कार फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबिरा सेनेटर। अब ये थी तो बड़ी फैसिनेटिंग सी, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत थी कि इसका वजन था 10 किलो। इसके बाद इन्होंने 1984 में लॉन्च किया मोबिरा टॉकमैन, जिसका वजन इससे करीब 5 किलो कम था, और इसको इन्होंने ऐसे एडवर्टाइज किया कि ये ऐसा फोन है जिसको आप कार से बाहर भी ले जा सकते हो, यानी कि पहला ट्रांसपोर्टेबल फोन। फिर इंप्रूव करते करते इन्होंने 1987 में लॉन्च किया मोबिरा सिटीमैन, जिसका वजन सिर्फ 800 ग्राम के आसपास था, जो आदमी अपने साथ कैरी कर सकता था। सच में पोर्टेबल डिवाइस जैसा कुछ था जो आप यूज कर सकते थे बात करने के लिए। और इसके बाद इस कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत तेजी से ये एडवांसमेंट कर रहे थे टेक्नोलॉजी में। इसी के साथ 1991 में फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर दुनिया के पहले आदमी बने जिन्होंने कॉल किया GSM नेटवर्क पर, GSM टेक्नोलॉजी पर। इसी के बाद 1992 में इन्होंने लॉन्च किया अपने फोन का 1011 मॉडल, जो कि इन्होंने यूरोप और अमेरिका में भी लॉन्च किया। और इसके बाद जब इन्होंने लॉन्च करी ना इनकी 2100 सीरीज, तो समझ लो इनके तो अच्छे दिन आ गए। इन्होंने एंटिसिपेट किया था कि भाई हम करीब 4 लाख के आसपास ये सीरीज के फोन बेच पाएंगे, लेकिन इन फोन्स के आते ही मार्केट में धमाका मच गया और इन्होंने बेचे 2 करोड़ फोन। और इनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से 1999 तक ये जो मार्केट साइज है ये 40 मिलियन के आसपास का होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई में ये धूम मचने के बाद ये जो मार्केट साइज था वो 250 मिलियन तक पहुंच गया। और 97-98 में तो इन्होंने मोटोरोला को भी पीछे छोड़ दिया। 25% मार्केट शेयर लेके ये मार्केट किंग बन गए, क्योंकि इन्होंने यूएस और यूरोप के अलावा रशिया, इंडिया जैसी और चाइना जैसी मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स उतार दिए। और उसके बाद 2003 से 2005 के बीच में जब इन्होंने 1100 और 1110 लॉन्च किया, तो इंडिया के अंदर सिर्फ इन 2 मॉडलों के दम पे नोकिया ने 70% मार्केट शेयर खा लिया।
आलम यह था कि किसी को फोन बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, आदमी खुद ही घूमता फिर रहा था फोन ढूंढते हुए, और ये समझ लो कि फोन का दूसरा नाम ही हो गया था 1100 और 1110। और ऐसे ही करते करते 2007 तक इनका टोटल मार्केट शेयर हो गया 50%, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ग्राफ दिखाया था। लेकिन उसके बाद अच्छे दिन जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि 2007 के बाद दौर आया स्मार्टफोन्स का, और नोकिया ने लॉन्च किया अपना स्मार्टफोन N95, जो कि आता था जीपीएस, वाईफाई, स्टीरियो स्पीकर्स और 5 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। लेकिन ये स्पेसिफिकेशंस ना इतनी कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थी जैसा ये अब तक करते आ रहे थे। तो सिर्फ एक N95 के खराब लॉन्च की वजह से ये कंपनी बंद नहीं हुई, ये कंपनी बंद हुई अपनी अनविलिंगनेस के चक्कर में। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से अपनी कब्र नोकिया ने खुद खोली। तो सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो है फोकसिंग ऑन हार्डवेयर एंड नॉट फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर। अब ये हम सभी जानते हैं कि भाई नोकिया हमेशा से ही एक हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग कंपनी रही है, यानी कि अगर नोकिया के फोन के हार्डवेयर के बारे में बात करनी है तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप ये मीम्स देखिए जो स्ट्रॉन्ग और स्टर्डीनेस दिखाते हैं नोकिया के फोन्स की, और मिसालें दी जाती हैं कि भाई साहब मजबूती हो, स्टर्डीनेस हो तो नोकिया फोन्स जैसी हो। लेकिन जहां पे ये पीछे रह गए वो था सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। अब हुआ ये कि जब स्मार्टफोन आए मार्केट के अंदर तब भी जो सेल्स थी ना वो स्मार्टफोन्स की इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि स्मार्टफोन उस समय पे काफी महंगे भी हुआ करते थे और लोगों की इनकम भी नहीं थी इतनी ज्यादा जिस हिसाब से स्मार्टफोन्स महंगे थे। लेकिन फीचर फोन जो है वो बहुत दबा के बिका करते थे, क्योंकि उस समय पे फोन जो है वो एक नेसेसिटी बनती जा रही थी और फीचर फोन जो थे वो बहुत सस्ते में मिल रहे थे। इसी वजह से नोकिया को ये समझने में बहुत देर लग गई कि फीचर फोन फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है स्मार्टफोन। अब ऐसा नहीं है कि उनको ये समझने में देर हो गई और उनको ये कभी समझ में ही नहीं आया, उनको समझ में आया लेकिन समझ में आते आते बहुत देर हो गई। तब तक जो है वो एंड्रॉइड और आईओएस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके थे, लेकिन फिर भी नोकिया ने अपना एक ओएस लॉन्च किया जिसका नाम था मीगो। ये एक लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला नोकिया को, और वापस लोग नोकिया खरीदने लगे क्योंकि ये जो ओएस था ये काफी अच्छा था एज कंपेयर टू नोकिया के पुराने ओएस जो वो सिम्बियन यूज करते थे। अब ये सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च किया अपने N8 के साथ, और N8 जो है वो नोकिया का बहुत ही बहुचर्चित फोन बना। और ये फोन सच बताऊं तो मेरा भी एक टाइम पे ड्रीम फोन था जब मैं स्कूल में हुआ करता था। इसमें ना सारा पेन ड्राइव लग जाया करती थी, तो ये बहुत फैसिनेटिंग चीज होती थी कि भाई फोन में पेन ड्राइव लग रही है। लेकिन हुआ ये कि उस समय पे इनसे एक बहुत भारी गलती हो गई। इन्होंने ना एक स्टीफन नाम के सज्जन जो है वो हायर करे। अब ये स्टीफन नाम के जो सज्जन थे ना ये नोकिया को ले डूबे, और कैसे वो मैं आपको बताता हूं। ये काम करते थे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस प्रोजेक्ट के अंदर। अब जब इनको हायर किया गया तो भाई इन्होंने अपनी बिल्कुल तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो ये मीगो ओएस था इसको तो भाई साहब इन्होंने जरा सस्ते बस्ते में डलवा दिया, और इन्होंने नोकिया की डील करवाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया ने मिलकर लॉन्च करे विंडोज फोन, और भैया यही इनकी सबसे बड़ी गलती रही। क्यों? क्योंकि विंडोज फोन जो थे वो एंड्रॉइड और आईओएस जितने स्विफ्ट नहीं थे, उसके साथ साथ जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल में वो बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम था एज कंपेयर टू एंड्रॉइड, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपन सिस्टम है, कोई भी डेवलपर आके अपनी एप्स उस पर बना सकता है। और विंडोज के साथ तो साला रिस्ट्रिक्शंस ही बहुत थी। अब मैं इस पे आईओएस की बात नहीं लेके आ रहा हूं, क्योंकि उस समय पे जो दिक्कतें विंडोज फोन के अंदर थी वो दिक्कतें आईओएस के अंदर भी थी। वहां पे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी, फाइल ट्रांसफर ये वो। तो उस समय पे तो जो पूरी चीज ग्रो करी वो करी एंड्रॉइड इकोसिस्टम, और ये जो आईओएस है ना ये बाद में जाके कहीं इन्होंने इंप्रूव किया, और शेयरिंग और वो सब आज भी आपको पता है ये भी काफी क्लोज इकोसिस्टम है। लेकिन विंडोज जो है ना वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, और जब कोई भी आदमी सीधा कंपेयर करता था ना विंडोज को एंड्रॉइड से, तो भाई विंडोज दूर दूर तक खड़ा नहीं होता था। तब भी जितने भी विंडोज बेचे गए वो कैमरा पे, हार्डवेयर पे बेचे गए, लेकिन विंडोज ओएस के लिए कोई भी नोकिया के फोन्स नहीं खरीद रहा था। अब इसी से आप अंडरलाइन कर सकते हो इस कंपनी की दूसरी गलती जो थी इकोसिस्टम के साथ ना चलना, इकोसिस्टम को अडेप्ट ना करना, और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहना कि भाई साहब हम अपना अलग इकोसिस्टम बनाएंगे। अब ये हो भी जाता है क्योंकि नोकिया उस समय पे इतनी बड़ी कंपनी थी ना कि भाई साहब उनको सच में ये लगता होगा कि मेरा वचन ही है मेरा शासन वाला हिसाब किताब, लेकिन ऐसा था नहीं। और ये विंडोज की गलत पार्टनरशिप के साथ तो भाई साहब
साहब बिल्कुल ही बंटा धार हो गया और इससे ना माइक्रोसॉफ्ट को फायदा हुआ ना नोकिया को फायदा हुआ। और नोकिया के साथ तो इतना बुरा हुआ कि भाई एक कंपनी जिसका इवैल्यूएशन एक टाइम पे $50 बिलियन था, वो 2013 में माइक्रोसॉफ्ट को $7 बिलियन में बेच दी गई। अगर उस समय पे नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर लिया होता और साथ में वो अपना बेहतरीन हार्डवेयर तो दे ही रहे होते, तो हो सकता है भाई साहब कि सैमसंग को भी वहां रूम ना मिलता ग्रो होने का। और आप कहोगे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी, अगर उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था, उन्होंने दूसरा ओएस ट्राई करा, तू बहुत समझदार बन रहा है। तो मैं कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि बाकी कंपनीज यानी कि चाइनीज कंपनी जब तक मार्केट में आ गई थी, ओप्पो, वीवो, एमआई, और इन्होंने सीधा सीधा एंड्रॉइड को अडॉप्ट किया और धड़ल्ले से मार्केटों में आ गए, प्राइसिंग डाउन करी और आज की डेट में अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। और इनकी स्पीड के बारे में तो नोकिया के स्पोक्स पर्सन ने खुद एक बार कह दिया कि भाई साहब जब तक हम फोन का आइडिया पीपीटी तक लेके आते हैं तब तक ये मार्केट में फोन लॉन्च कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप रह गया, एक बहुत बड़ी भूल हो गई नोकिया से, जिसका उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यही थे कुछ मेजॉरिटी रीजंस जिसकी वजह से नोकिया फेल हो गया। अब मैं इस वीडियो को फटाफट समराइज कर देता हूं। भाई सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि नोकिया अपनी गलती की वजह से मरा है, ना कि एप्पल और सैमसंग के कंपटीशन की वजह से। दूसरा चैलेंज जो नोकिया ने फेस किया वो थे उनके स्लो सॉफ्टवेयर्स, और उन्होंने सॉफ्टवेयर्स पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आईओएस और एंड्रॉइड उस समय पे काफी डेवलप होते रहे और बहुत यूजर फ्रेंडली जो एक्सपीरियंस है वो देते रहे, और मार्केट में एक शिफ्ट लेके आ गए और नोकिया से हटके लोग जो हैं वो दूसरी कंपनीज पे जाने लगे। और तीसरा जो लास्ट नेल इन द कॉफिन नोकिया के लिए रही वो ये रही कि भाई साहब इकोसिस्टम को अडॉप्ट ना करते हुए उन्होंने भाई अपनी चौड़ में विंडोज के साथ जाके कोलैबोरेशन किया, ये सोच के कि भाई साहब पता नहीं क्या ही कर जाएंगे। और इनके इंटरनल लीडरशिप के डिस्प्यूट की वजह से, और ये जो सज्जन इन्होंने स्टीफन नाम के हायर करे थे, इनकी वजह से भाई साहब जो कोलैबोरेशन हुई विंडोज की नोकिया के साथ और जो इतना बड़ा फेलियर निकला, उससे ये कंपनी नहीं उबर पाई और $7 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को 2013 में बिक गई। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज इसको लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चले कि ये लड़का सही काम कर रहा है। और मुझे पता है कि स्टार्टिंग में वीडियो के आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, और अगर आपको ऐसे ही इंटेलेक्चुअल चुल भरे सवालों के जवाब इस चैनल पे चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीक में वेडनेसडे और सैटरडे मैं ऐसी ही चुल भरी वीडियोस बनाता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।